नमस्कार, मैं विपिन पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास, आपकी अपनी कक्षा, आपके अपने चैनल इंग्लिश सूत्रा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपने अध्ययन को अनवरत रूप से जारी रखे हुए होंगे। और आप लोगों से आप सब गंभीर और गंभीरतम छात्र हैं। आप लोगों से उम्मीद भी यही है कि आप अपने अध्ययन को अनवरत रूप से जारी रखिए। देखिए, हम जिस श्रृंखला को, जिस सीरीज़ को लगातार आपके सामने लेकर आ रहे हैं या लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, उस सीरीज़ का कल हमारा शुरुआत थी। कल जो मतलब लास्ट जो लेक्चर था हमारा, वो डे 1 था, या कह दीजिए हमारा लेक्चर 1 था। हमने कल अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताया था कि भाई एक दिन हम इस सीरीज़ को लेकर आएंगे, एसएसटी के पोर्शन को लेकर आएंगे, एक दिन हम ईवीएस के पोर्शन को लेकर आएंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पोर्शन को लेकर आएंगे। अब देखिए, एक लास्ट लेक्चर में बहुत से बच्चों ने स्पेशली फ़ोन करके भी पूछा है मैडम से, और बहुत से बच्चों ने कमेंट में भी पूछा है कि भाई ये जो हम आपको बता रहे हैं या चीज़ें जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, तो बहुत से बच्चों का एक साधारण सा एक कॉमन जो क्वेश्चन है, एक कॉमन सबकी एक क्वेरी है। तो सबका पूछना या सबका जो एक जिज्ञासा है वो ये है कि क्या आप जो पढ़ा रहे हैं, आप जो सीरीज़ चला रहे हैं, ये केवल यूपी टेट को ही फोकस करती है ये सीरीज़, या इस तरह के जो चीज़ें हैं, या दूसरे भी जो अदर एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी? तो देखिए, आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों के लिए एक बिल्कुल कॉमन सी एक मैं बात कहता हूँ, और बहुत ध्यान से थोड़ा सा गंभीरता के साथ सुनिएगा कि आप लोगों के लिए जो सीरीज़ चलाई जा रही है, या आप लोग जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम को आप लोग देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को बहुत धीरता और बहुत गंभीरता के साथ समझिए। आप लोगों के लास्ट लेक्चर में दिए गए कमेंट से मुझे थोड़ा सा ये लगा कि शायद आप लोगों ने कभी शायद अपने सिलेबस को, चाहे आपका वो यूपी टेट का सिलेबस हो, या आपका सुपर टेट का सिलेबस हो, या आपका सी टेट का सिलेबस हो, या आपका इवन एलटी के एग्ज़ाम की भी बात करूं मैं, एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम यूपी में अब होगा, उसका भी सिलेबस की अगर बात करें, तो बेसिकली कंडीशन क्या है, ये जो हम सीरीज़ आपके सामने लाए हैं, इस सीरीज़ का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि ये जितने भी आपके टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम हैं, जितने भी आपके ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसे हम यूपी टेट कहते हैं, या सुपर टेट कहते हैं, या सी टेट कह रहे हैं, तो इन सब एग्ज़ामों को केंद्रित करते हुए, इन सब परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने इस सीरीज़ को डिज़ाइन किया है। इस सीरीज़ के स्ट्रक्चर को जो है आपके सामने हम इसीलिए लेकर आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ना समझें कि ये केवल यूपी टेट को ही फोकस करती है ये सीरीज़ आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और एलटी ग्रेड के जो भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी को फोकस करके एक समग्र रूप से इंटीग्रेटेड वे में बनाई गई है और आपके सामने लाई जा रही है। तो इसलिए आप बहुत गंभीरता के साथ थोड़ा सा अपने सिलेबस का भी थोड़ा बहुत कभी कभी अध्ययन कर लिया कीजिए, कभी कभी अपने सिलेबस पर भी नज़र थोड़ा सा डाल लिया कीजिए। तो और बाकी हम लोगों का पूरा कोशिश है कि आप लोगों के लिए जितनी भी अच्छी या जितनी भी हमारी तरफ से बेटर एफर्ट हो सकता है वो हम आपके लिए करेंगे। तो आज हम जो सीरीज़ लेकर आए हैं आपके सामने, वो बेसिकली है एनवायरनमेंट का आज हमारा सीरीज़ है। तो ये मान के चलिए, आज जो आपका पर्यावरण अध्ययन का जो आपका टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है, वो चाहे फिर सुपर टेट में हो, सी टेट में हो, यूपी टेट में हो, इवन आपके एलटी ग्रेड में भी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस का थोड़ा सा पुट है उसमें, तो डेफिनेटली वहाँ से भी आपकी चीज़ें कवर होंगी उसके लिए भी। तो एनवायरनमेंट की आज हम सीरीज़ लेकर आपके सामने हैं। तो आई होप आप लोगों को इसके अलावा भी आप लोगों को यदि कुछ पूछना है, यदि कुछ जानना है, अब मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, और बाकी ये क्लास, ये लेक्चर जो है, ये अब जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बीच बीच में मैं काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँगा, और हम आपके लिए कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो लेक्चर के लास्ट में हम लोग उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो आप लोग उसके बारे में बताइएगा। चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, तो ये आज हमारा एनवायरनमेंट का डे 1 है। लास्ट लेक्चर हमारा एसएसटी का डे 1 था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमने 3 दिन मंडे,
वेडनेसडे और थर्सडे को हमने जो है फ्राइडे को हमने स्टार्ट किया है एसएसटी जो आपका जीएस का सिलेबस है। और इसके अलावा बचे हुए जो 3 दिन हैं आपका, उनको हमने जो है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हमने एनवायरमेंटल स्टडीज़ को लेकर फोकस किया है। तो इस चीज़ को लेकर हम आपके सामने हैं। तो आज एनवायरमेंटल का जो पार्ट है आज हम उसके साथ आपके सामने हैं। तो चलिए आज हम एनवायरमेंट के बारे में अपनी बातें करते हैं। तो आज जो हमारा एनवायरमेंट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कपास की फसल के बारे में सही हैं। तो भैया 2 बातें ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और क्वेश्चन का जो लेवल है उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो और बाकी आप लोग बताइएगा ज़रूर कि किस तरह का आप लोगों को आज का जो लेक्चर है हमारा ईवीएस का कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए, तभी हम लोगों को थोड़ा सा ये पता लगेगा कि आप लोगों की डिमांड क्या है, कैसे हैं, या हमारा जो क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन हो कैसा है। चलिए तो देखिए कपास की फसल के बारे में सही है कौन सा कथन। तो भैया कपास की फसल को क्या सफ़ेद सोना, तो पहला ऑप्शन है इसे सफ़ेद सोना वाइट गोल्ड कहते हैं। तो भैया ये सफ़ेद सोना कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, चीन कपास का प्रमुख उत्पादक है। चीन इज़ द लार्जेस्ट या मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, तो ये बात भी सही है। अगली बात करते हैं, यह है ट्रॉपिकल और परिस्थितियों में उगाया जाता है, यानी कि ये जो उष्ण कटिबंधीय जो एनवायरनमेंट होता है, जो क्लाइमेट होता है, वहाँ पर ये इसका प्रोडक्शन होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इन स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो बात यह है कि पहले जो कपास को हम वाइट गोल्ड कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। चीन इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, या चीन इज़ द बिगेस्ट या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। और तीसरी बात यह है कि यह जो कॉटन है, जो कपास है, ये जो उष्ण कटिबंधीय जो क्लाइमेट होता है उसमें इसका प्रोडक्शन होता है। अब उष्ण कटिबंधीय मतलब जहाँ पर बारिश वगैरह हो और गर्मी वगैरह भी जहाँ पर थोड़ा सा पड़े, तो इस तरह का जो मौसम होता है वो उष्ण कटिबंधीय होता है। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, तो आंसर है हमारे ऑप्शन है क्या, केवल 1 और 2। तो भैया 1 और 2 सही हैं। तो ये क्या आप कह रहा है कि कौन कौन से सही हैं, तो 1 और 2 सही हैं, लेकिन हमारा तीसरा भी सही है। तो ए नहीं हो सकता ऑप्शन, ठीक, बी नहीं हो सकता, बी में 2 और 3, तो 2 और 3 का मतलब नहीं है। सी केवल 1, कोई मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर है डी। तो हमारा आंसर क्या है भैया, तो हमारा आंसर जो सही है वो है डी। क्लियर है भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। आपसे पूछ ले मान लीजिए कि व्हाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना किस फसल को कहते हैं या किसको कहा जाता है, तो कपास को। दूसरी बात है कि कपास का प्रमुख उत्पादक देश है कौन सा, चीन। तो यहाँ पर एक कंडीशन दूसरी आ जाती है, एक चीज़ और आप जान लीजिए कि कपास एक कैसी फसल है, कपास एक कॉटन जो है एक कैश क्रॉप है। किस तरह की क्रॉप है, एक नकदी फसल है। तो याद रखिएगा यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन भी पुटअप कर लेता है कि कपास किस प्रकार की फसल का एग्जाम्पल है, किस तरह का क्रॉप है, तो कैश क्रॉप है, नकदी फसल। जिस तरह से गन्ना जो है एक नकदी फसल होता है, तो ऐसे ही कॉटन भी एक नकदी फसल है, कैश क्रॉप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम, यानी कि कॉफी उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम, यानी कि बढ़ते से घटता हुआ क्रम। ठीक, तो कॉफी उत्पादक राज्य भारत में, तो ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बी कर्नाटक, आंध्र, तमिल। सी केरल, कर्नाटक, गुजरात। और डी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ए कर्नाटक। तो हमारा आंसर है क्या, सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक, उसके बाद नंबर 2 केरल, नंबर 2 पर कौन है भैया, केरल, और नंबर 3 पर कौन है, तमिलनाडु। तो भारत के 3 बड़े कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट्स, तो लार्जेस्ट 3 कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ इंडिया, दैट वाज नंबर 1 कर्नाटक, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं KTK कर्नाटक, नंबर 2 केरला और नंबर 3 तमिलनाडु। तो दीज आर दी 3 लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य या लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट कौन, कर्नाटक। लेकिन आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा आप ट्रेंड समझिए, अगर आपसे पूछ ले कि कर्नाटक के बाद सेकंड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर,
भारत का दूसरा कॉफी उत्पादक सबसे बड़ा राज्य जो है वो केरल है। अब लेकिन एक और कंडीशन यहां पर बनती है कि भारत की 90% कॉफी का प्रोड्यूसर अकेले कौन है? 90% कॉफी प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। तो 90% कॉफी जो है भारत की उसका प्रोडक्शन कौन करता है? तो कर्नाटक। ठीक, और कर्नाटक में भी एक डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक का भी एक जिला है जो कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए, जो अपनी कॉफ़ी की फसल के लिए या अपनी कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है, और उस जिले का, उस शहर का नाम है चिकमंगलूर। मंगलूर या मैंगलोर कर्नाटक का एक शहर है, और एक शहर है, एक जिला है चिकमंगलूर। तो चिकमंगलूर इज द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। याद रखिएगा ध्यान से, कर्नाटका का चिकमंगलूर जिला कर्नाटक का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक जिला है। ठीक, अगर मान लीजिए पूछ ले कि कर्नाटक भारत का 90% कॉफी प्रोड्यूसर कहाँ है, तो कर्नाटक में, और कर्नाटक में भी लगभग 80 to 90% कॉफी प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट वो है चिकमंगलूर, या कर्नाटक का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जिला, तो चिकमंगलूर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन है दुनिया में रबड़ का, विश्व में रबड़ का, रबड़ भी कौन सी? नेचुरल रबड़। ठीक, दुनिया में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? तो देखिए भैया, विश्व में रबड़ का जो नेचुरल रबड़ होती है, उस नेचुरल रबड़ का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर जो स्टेट है वो कौन है? तो भारत, थाईलैंड, श्रीलंका और चीन। तो हमारा आंसर है बी। कौन? थाईलैंड। तो थाईलैंड इज द लार्जेस्ट नेचुरल रबड़ प्रोड्यूसर नेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो प्राकृतिक रबड़ का, यहां पर एक शब्द आ जाता है प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़ का, प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश वो है कौन? थाईलैंड। अब लेकिन एक और साथ साथ यहां पे एक और क्वेश्चन कभी बन सकता है, तो उस बात को भी जान लीजिए कि क्या भारत में रबड़ का जो प्रोडक्शन है या रबड़ की खेती या प्राकृतिक रबड़ की खेती होती है? तो भैया बात बिल्कुल ठीक है कि प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक कौन है? तो कर्नाटक। विश्व में सबसे बड़ा तो हो गया, विश्व में सबसे बड़ा हो गया थाईलैंड। अब दूसरी बात आती है निर्यातक भी कौन हो गया? थाईलैंड। लेकिन अब बात आती है भारत में कि भारत में रबड़ की खेती होती है, तो भैया भारत में प्राकृतिक रबड़, रबड़ मतलब नेचुरल रबड़, प्राकृतिक, भारत में रबड़ की खेती या रबड़ का उत्पादन होता है, तो भैया होता है। पहली बात तो ये समझिए, ठीक, पहली बात तो ये। अब भारत में भी कहाँ होता है? तो भारत के दक्षिणी राज्यों में। तो कहाँ पर? भारत के दक्षिण राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में। अब दक्षिणी राज्यों में याद रखिएगा, विशेषकर दक्षिणी साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया में नेचुरल रबड़ प्रोडक्शन होता है। कहां कहां? तो नंबर 1 केरला और नंबर 2 तमिलनाडु। तो केरल और तमिलनाडु भारत के बड़े प्राकृतिक रबड़ उत्पादक राज्य हैं। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा गया है, सिविल सर्विसेज में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि क्या भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन होता है या भारत के किन भागों में, किन हिस्सों में रबड़ की खेती होती है? तो इस विशेषकर दक्षिण भारत के क्षेत्र में होती है, दक्षिण के राज्यों में होती है, और दक्षिण में भी कहाँ? विशेषकर केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में, केरल और तमिलनाडु राज्यों में। क्लियर है? और प्राकृतिक रबड़ का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वो है थाईलैंड। क्लियर? नेचुरल रबड़ प्रोड्यूसर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल रबड़ प्रोड्यूसर, दैट वाज थाईलैंड। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत में जूट के उत्पादन के बारे में सही नहीं है? तो भारत में जूट का प्रोडक्शन के बारे में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो भैया सही नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, सही नहीं है, हमें ये पॉइंट देखना है। तो पहली बात यह है कि जूट क्या है? नकदी फसल है। तो भैया बिल्कुल सही बात है कि जूट नकदी फसल है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें नहीं है देखना है।
तो दूसरी बात है असम भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भैया याद रखिएगा हमारा जो असम राज्य है वो जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, जूट उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। तो बात ये आती है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सेंस पकड़ा कीजिए, सेंस को समझने की कोशिश कीजिए कि असम किस लिए फेमस है। तो असम फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए, और टी गार्डन यानी कि चाय के खेतों के लिए या चाय के बाग के लिए। तो चाय का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो असम में। ठीक। नंबर 3 सी, यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उगाया जाता है। कौन? जूट। तो भैया सी भी सही है। जूट की खेती ज़्यादातर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, वेस्ट बंगाल वगैरह और बाकी उधर के दूसरे जो राज्य हैं उधर होता है। तीसरा, बांग्लादेश पूरी दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भैया ये चौथा ऑप्शन भी ठीक है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा आंसर है बी, यानी कि असम में भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है असम, ये हमारा सही है। यानी कि हमारा जो आंसर है नहीं है वाला, तो नहीं है वाला आंसर है हमारा बी। क्लियर? यानी कि हमें क्या देखना है जूट उत्पादन के बारे में, यह नकदी फसल है, ये बात भी ठीक है। सी, मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उगाया जाता है जूट, बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि अब हमारा आंसर क्या है? नहीं है। तो क्या? असम। असम भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, बल्कि कहाँ पर? बल्कि वेस्ट बंगाल वगैरह में इसकी खेती, त्रिपुरा वगैरह में जूट उत्पादन होता है। क्लियर? अब जूट जिस समय पार्टीशन नहीं हुआ था भारत का, तो उस समय पूरा एक जॉइंट बंगाल था। ठीक, जो आज का बांग्लादेश है, जो आज का वेस्ट बंगाल है, ठीक, ये सारा जो बंगाल था, तो बंगाल में ज़्यादातर जो आज का हमारा वेस्ट बंगाल है, इस वाले पार्ट में जूट प्रोडक्शन की, जूट को एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करके प्रोडक्ट बनाने वाली जो फैक्ट्रियां थी, वो आज जो हमारा वेस्ट बंगाल है वहाँ पर वो फैक्ट्रियां थी। लेकिन जो आज बांग्लादेश है उसमें जूट की खेती होती थी, तो इसलिए आफ्टर पार्टीशन जो जूट की खेती वाला जो क्षेत्र था, जूट प्रोडक्शन वाला जो एरिया था, वो चला गया कहाँ पर? बांग्लादेश में, और फैक्ट्रियां रह गई कहाँ पर? भारत में। क्लियर? तो ये इसका आंसर है हमारा बी, क्योंकि असम में जूट उत्पादन नहीं होता। असम में स्पेशली किस लिए जाना जाता है? असम जाना जाता है स्पेशली अपने टी गार्डन्स के लिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भैया ये देखिए, हम बार बार इस चीज को फोकस कर रहे हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? देखिए ऑप्शन क्या है, कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। तो गेहूं की फसल के लिए एक सीजन में 25 से 75 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है। तो भैया 25 से 75 सेंटीमीटर, 25 to 75 सेंटीमीटर जो है रेन जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात है गुजरात भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भैया ये बात भी सही है हमारी, क्योंकि गुजरात भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है वो जो है मूंगफली उत्पादक राज्य है। तीसरा क्या है, पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भैया ये बात भी सही है, पश्चिम बंगाल में ही अभी हमने बात ही की है, पश्चिम बंगाल में तो उत्पादक राज्य जो है जूट का सबसे बड़ा यही है। अब आंसर क्या बचा हमारा? तो डी, तंबाकू के उत्पादन के लिए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। तो यही स्टेटमेंट क्या है? यही स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर यही होगा डी। हमारा आंसर क्या होगा? यही होगा डी। क्लियर है? तो डी हमारा आंसर है क्या, कि तंबाकू के उत्पादन के लिए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। क्लियर है? तो फटाफट देखिए जल्दी से, मैं जरा पानी पी लेता हूं 1 मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑलरिकल्चर, ऑलरिकल्चर निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑलरिकल्चर क्या होता है? तो ऑलरिकल्चर किससे संबंधित है, फटाफट बताइएगा आप लोग। तो ऑलरिकल्चर क्या है? देखिए ऑलरिकल्चर सब्जियों की खेती, फलों की खेती, फिशरिंग से और सजावटी पौधों की खेती से। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑलरिकल्चर में किस तरह की खेती आती है? तो ऑलरिकल्चर है आंसर ए, सब्जियों की खेती। ठीक, तो सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? ऑलरिकल्चर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस रूप में जाना जाता है या क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल जो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर की ये जो अलग अलग लेयर्स हैं, तो इन अलग अलग लेयर्स को क्या कहा जाता है? तो उसमें हमारी बात है कि सबसे निचली लेयर, सबसे लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत को हम क्या कहेंगे? तो एग्जामिनर क्या करता है, इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए दे देता है या इनको इस तरह से पूछ लेता है कि सबसे निचली लेयर कौन सी है, सबसे ऊंची लेयर कौन सी है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? तो हमारा आंसर है बी, ट्रोपोस्फियर। तो हमारी सबसे निचली जो परत है वो कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फियर। क्लियर है? चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में, वैज्ञानिक अध्ययन में किस रूप में जाना जाता है? यानी कि जीव और वातावरण, यानी कि इंसान और वातावरण के बीच का जो रिलेशन है उसको क्या माना जाता है, किस रूप में उसको मतलब उसको साइंटिफिक स्टडी में हम क्या कहते हैं? तो ए स्थलमंडल, बी जलमंडल, सी पारिस्थितिकी और डी इकोटोन। तो हमारा जो आंसर है वो है सी, पारिस्थितिकी। ठीक, तो जीव और वातावरण के बीच के आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में यानी कि साइंटिफिक स्टडी में कहा जाता है पारिस्थितिकी। ठीक, तो हमारा आंसर क्या है? आंसर है हमारा सी, पारिस्थितिकी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जीवों, पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पूरा क्षेत्र जिसके भीतर ये पाए जाते हैं को किस रूप में जाना जाता है? यानी कि हम जब पर्यावरण अध्ययन, जब हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में जानते हैं या उस पर अध्ययन करते हैं, तो और हम जीवों, एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें जीव जंतु भी रह रहे हैं, दूसरी बात है उसमें पेड़ पौधे भी रह रहे हैं, ठीक, तीसरी बात उसमें विभिन्न प्रकार के जानवर भी रह रहे हैं, ठीक, जो जंगली जीव हैं। तो इन सब को किस रूप में जाना जाता है? इनके लिए साइंटिफिक जो वर्ड है या पर्यावरण अध्ययन में इनके आपसी संबंधों को, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, किस रूप में जाना जाता है? क्लियर? यानी कि जीवों की विभिन्न अलग अलग स्पीशीज़, ठीक, पौधों की अलग अलग स्पीशीज़, पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की, और तीसरे जानवरों की विभिन्न प्रजातियां जब एक ही क्षेत्र में रहती हैं जिसके भीतर ये पाए जाते हैं, जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को बेसिकली क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कहा जाता है? ए बायोटोप, बी बायोटा, सी इकोटोन और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है बी, बायोटा। क्या आंसर है हमारा? बी, बायोटा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, निम्न में से कौन सा जैविक घटक मतलब बायोटिक कंपोनेंट नहीं है? तो इनमें से कौन सा जैविक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट नहीं है? विच इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट, विच इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट इनमें से क्या है? पौधे क्या है? बायोटिक हैं। जानवर क्या है? बायोटिक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बायोटिक हैं। तो हमारा आंसर क्या है? तो हमारा आंसर है ए, नमी। ठीक, नमी क्या नहीं है? नमी बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। क्लियर? जैविक घटक नहीं है। चलिए, यानी कि ये कोई जीव नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? अजैविक यानी कि नॉन बायोटिक कंपोनेंट, विच इज नॉट ए नॉन या एबायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट, विच इज नॉट एबायोटिक। एबायोटिक यानी जैविक यानी कि जो जीव होते हैं, और बायोटिक जो यानी कि जिनमें जीवन नहीं होता, यानी कि वो लिविंग बीन जो होते हैं उनको हम जीव कहते हैं, और जो लिविंग बीन नहीं होते या जिनमें जीवन नहीं होता उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम अजैविक घटक कह देते हैं। तो इनमें से किसको अजैविक घटक? भाई पानी है तो पानी का अपना कोई जीवन है नहीं, ठीक, तापमान टेम्परेचर कुछ नहीं है, मिट्टी ये भी बायोटिक नहीं है, तो बचा क्या? तो बचा सी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव किस में आते हैं? तो सूक्ष्म जीव अजैविक घटक नहीं होते। ये क्या होते हैं? तो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? बायोटिक
क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पौधे सूर्य की सहायता से भोजन बनाते हैं। तो देखिए बचपन से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं और यही चीज़ें एग्ज़ाम में बिल्कुल बेसिक लेवल पर पूछी जाती हैं और यही चीज़ें, इसी तरह की चीज़ें हमें क्या करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता के साथ देखिए, 1 बाय 1 हमने इसीलिए आपके लिए स्पेशली ये सीरीज़, हम चाहते तो हम EVS और SST दोनों को मिक्सअप करके मिसलेनियस सीरीज चला सकते थे, लेकिन क्योंकि आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों के लिए हम लोग कुछ अलग तरीके से और कुछ यूनिक वे में हम लोगों का प्रयास है करने का। तो आप लोग लगातार अपने कमेंट के माध्यम से, अपने समर्थन के माध्यम से हमें बताइएगा कि भाई हम लोगों का ये प्रयास आपके लिए कहाँ तक सार्थक है। और दूसरी बात ये है कि हम जो चीज़ें आपके सामने ला रहे हैं, जो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश है या बताने की कोशिश है, आप जो एक बार बार हम लोग चीज़ बोलते हैं, एक बात या एक शब्द मैं स्पेशली बोलता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम के ट्रेंड को, एग्ज़ाम के जो लेवल है क्वेश्चंस का, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, अपने सिलेबस का एनालिसिस कीजिए और जो चीज़, जो टॉपिक आपने 10 बार पढ़ा है, उसी टॉपिक से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की स्थिति में होता है और वही चीज़ों को हम आपके सामने क्वेश्चन के फॉर्मेट में ला रहे हैं। ठीक, तो चीज़ों को आप समझिए। तो देखिए, ये पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाते हैं, ये चीज़ हम और आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद ये इस तरह के इजी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने की संभावना रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा जितना प्रैक्टिस यहाँ पर आप कर लेंगे, जितनी मिस्टेक आप यहाँ कर लेंगे, उतना अच्छा है, एग्जाम में वो चीज़ें ना हो। चलिए, तो आंसर क्या होगा हमारा? तो पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिहाइड्रेशन और डी, नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है बी, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे सूर्य की सहायता से या सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं और उस भोजन बनाने का प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ठीक, तो प्रकाश किस क्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इस तरह से पूछ सकता है। या प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होता है? तो पौधों का रोशनी में, सनलाइट में अपना फूड बनाना, अपना खाना बनाना, भोजन बनाना, क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र, तो नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर। पहली बात तो ये है कि नेशनल कोरल रीफ जो रिसर्च सेंटर है, इस तरह का भारत सरकार का एक संस्था है ये। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो क्योंकि इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, उस तरह के इंस्टीट्यूशन को एक तरफ दे देता है, एक तरफ संस्थान का नाम दे देता है, एक तरफ सेंटर दे देता है कि भाई, एक तरफ स्थान दे देता है कि ये संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह के जो संस्थान होते हैं, तो स्पेशली उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनको थोड़ा सा फोकस करते रहिए, चीज़ों को थोड़ा सा जानने की, समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा देखते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र, एक ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है और थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं ये चाहूँगा कि मैं तो खैर चीज़ें बता ही दूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये होमवर्क है कि आप लोग थोड़ा सा बताइएगा कोरल रीफ, राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जैसे कि मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चन कभी कभी आपके लिए बताने के लिए छोड़ देता हूँ, तो उन्हीं में से ये भी आपके लिए है कि राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, बाकी मैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, ये आप लोगों के लिए रखा है मैंने स्पेशली। चलिए अब बात आती है अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट 1992 के बारे में सही नहीं है? तो भैया हमें क्या देखना है? कौन सा कथन अर्थ समिट 92 के बारे में
वो सही नहीं है। तो पहला है यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक, दूसरा है इसका मुख्य निष्कर्ष एजेंडा 21 के नाम से जाना गया। सी, इसमें 195 देशों ने भाग लिया। और डी, यह यूएनओ द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो देखिए भैया कंडीशन क्या है इसकी। तो पहला जो है, पहली बात तो ये कि अर्थ समिट 1992 में हुई थी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कहाँ पर हुआ था, तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा क्या है, यही हमारा सही नहीं है। ठीक, तो ये जिनेवा या स्विट्जरलैंड में नहीं हुआ था, यही हमारा सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर है ए। तो बाकी बी और सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट अर्थ समिट 1992 के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट सही हैं। इसके अलावा ये 92 का जो ये अर्थ समिट थी ये जिनेवा में नहीं हुई थी, ये बल्कि रियो में हुई थी। क्लियर है? चलिए, और इसी मीटिंग में और इसका जो मुख्य निष्कर्ष था एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। अर्थ समिट 1992 में जो एफर्ट किए गए थे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के, उन्हीं के अकॉर्डिंग एजेंडा 21 नाम का एक एजेंडा, एक योजना, एक स्कीम, एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था जिससे कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बढ़ाया जा सके, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को एनकरेज किया जा सके। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो आपको सीधा सीधा एक उत्तर उसमें याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति विभिन्न जो प्रयास किए जा रहे हैं विभिन्न देशों के द्वारा, उन्हीं को एजेंडा 21 नाम दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो भैया नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, सी खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों पर संधि, और डी प्रवाल विरंजन। तो नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो भैया नागोया प्रोटोकॉल हमारा आंसर है बी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। नागोया कहाँ पर है, नागोया प्रोटोकॉल बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे बहुत ज़्यादा CFC गैसों का एमिशन या कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, तो रियो में अर्थ समिट हुई 1992 में, और उसी अर्थ समिट में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पर बात की गई और एक एजेंडा 21 बनाया गया। तो इसीलिए आगे चलकर अलग अलग प्रोटोकॉल आए, अलग अलग कन्वेंशन हुए, अलग अलग जो है मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, और उन्हीं में से एक नागोया में एक मीटिंग हुई, नागोया प्रोटोकॉल के नाम से, वो जापान में हुई। और ये बेसिकली किससे संबंधित थी, ये क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से संबंधित थी। जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्यों थी, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन का उत्सर्जन, डेंसिटी ऑफ कार्बन या परसेंटेज ऑफ कार्बन एनवायरनमेंट में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने की कंडीशन बनेगी, वैसे वैसे ही ग्लेशियर्स पिघलेंगे। और यदि ग्लेशियर्स मतलब बर्फ़ के पहाड़ पिघलेंगे, और जब बर्फ़ के पहाड़ पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है आगे चलकर नदियों का अस्तित्व भी क्या होगा, वो धीरे धीरे खत्म होने की कंडीशन में आने लगेगा। और इस तरह से जो आपका कह दीजिए कि एक तो नदियों में जब बर्फ़ के पहाड़ या ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में बाढ़ आएगी, फ्लड की कंडीशन बनेगी। फ्लड की कंडीशन, बाढ़ की स्थिति बनेगी, तो उस कंडीशन में वो नदी गिरती है जाकर समुद्र में, तो समुद्र का जो वाटर लेवल है, ओशनिक वाटर लेवल बढ़ेगा। ओशनिक वाटर लेवल बढ़ने की स्थिति में क्या होगा, जो सी वाटर लेवल है वो बढ़ने की स्थिति में समुद्र किनारे बसे हुए शहर वो धीरे धीरे डूबने शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ कार्बन एमिशन ज़्यादा होने से एक दूसरी स्थिति बनेगी कि जो हमारी ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर में उसमें उसकी हानि होने लगेगी, उसका नुकसान होने लगेगा। और जब ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा तो उस कंडीशन में ओजोन लेयर में जो होल है, वो होल जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, या कह दीजिए धीरे धीरे वो होल इतना बड़ा हो जाएगा कि कार्बन लेयर ही खत्म हो जाएगी। और कार्बन का होल जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ही अल्ट्रावायलेट रे, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो पृथ्वी पर आकर लोगों को, जनता को या इंसानों को या मनुष्यों को नुकसान पहुंचाएंगी, हानिकारक होंगी। क्योंकि जो ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर क्या कर रही है, वो ओजोन लेयर सन से, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है।
और एब्जॉर्ब करने के बाद सनलाइट उससे होकर पृथ्वी पर आती है, जिस कारण पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन लेयर रोक लेती है या अवशोषित कर लेती है। लेकिन यदि वो ओजोन लेयर नहीं होगी, ओजोन का जो होल है, ओजोन का जो छेद है, यदि वो बढ़ता चला जाएगा तो उस कंडीशन में पृथ्वी पर मनुष्यों पर अल्ट्रावायलेट रेज का प्रभाव सर्वाधिक ये पड़ेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो आपको बोला जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, 1 बाय 1 एक एक वर्ड जो बताया जाएगा उसको थोड़ा सा आप नोट डाउन करते चलें या उसको सुनते चलें। तो जब अल्ट्रावायलेट रेज लगातार पृथ्वी पर बिना किसी रोक टोक को आएंगी, क्योंकि भाई जब तक ओजोन लेयर है जब तक तो ठीक है, लेकिन अब ओजोन लेयर में छेद हो गया है, तो छेद अब लगातार जो होल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो उस कंडीशन में जो सनलाइट से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो डायरेक्ट वो सीधी अर्थ पर आएंगी, पृथ्वी पर आएंगी और इंसानों पर अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी। और पृथ्वी पर जब अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी तो उस कंडीशन में पराबैंगनी किरणों के सीधे पृथ्वी पर आने की स्थिति में जो रोग इंसानों में, मनुष्यों में सर्वाधिक रूप से फैलेगा या सर्वाधिक मात्रा में फैलेगा, वो होंगी स्किन डिजीज, त्वचा संबंधी रोग। क्लियर है? या कह दीजिए त्वचा संबंधी कैंसर, स्किन डिजीज या स्किन कैंसर के बीमारियां जो हैं वो सर्वाधिक मात्रा में फैलने की स्थिति बनेगी। क्लियर? तो इसलिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से कौन सा एक शाकाहारी वेजिटेरियन की श्रेणी के अंतर्गत आता है? यानी कि इनमें से कौन वेजिटेरियन की कैटेगरी में आता है, या इनमें से कौन वेजिटेरियन है? तो बाघ यानी कि टाइगर वो वेजिटेरियन नहीं है, खरगोश, चींटी, मनुष्य। तो भैया वेजिटेरियन क्या है? तो देखिए अब आप लोग जो नॉर्मली कंफ्यूज होंगे तो देखिए बाघ जो है, टाइगर जो है वो वेजिटेरियन नहीं है। दूसरी बात मनुष्य, तो मनुष्य तो भैया तो क्या है, मनुष्य तो नॉन वेज भी और वेज भी दोनों तरह से, यानी कि सेकेंडरी जो है आपका ये हो जाता है कंज्यूमर। मनुष्य जो है प्राइमरी सेकेंडरी सब कुछ है वो, ठीक। और इसके बाद बचता है खरगोश और चींटी। तो अब कन्फ्यूज़न हमारा खरगोश में और चींटी में आता है कि इनमें से जो प्योर वेजिटेरियन है वो कौन है। देखिए क्वेश्चन का आप स्टैंडर्ड समझिए, इसी तरह से क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक बातें ही आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए नियर अबाउट ऑप्शन है, टाइगर तो आप समझते हैं चलिए कि भाई नहीं है, ये शाकाहारी नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है। खरगोश, तो हमारा आंसर है खरगोश, रैबिट। ये क्या है? ये प्योर वेजिटेरियन है। ये क्या है? ये प्योर वेजिटेरियन है भैया, प्योर वेजिटेरियन। ये क्या है? ये प्योर वेजिटेरियन। अब बात आती है, अब आप कहेंगे कि जी चींटी भी तो वेजिटेरियन है। चींटी, तो चींटी बेसिकली वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन नहीं है। क्यों नहीं है? आप इस चीज को देखिए कि जब कहीं पर कोई छोटा मोटा इंसेक्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाता है तो वहां पर सबसे पहले चींटियां आती हैं और उस मरे हुए की इंसेक्ट की, उसकी डेड बॉडी को क्या करती हैं, बहुत सारी चींटियां मिलकर क्या करती हैं, वो खींच कर ले जाती हैं खाने के लिए, अपने खाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह के कन्फ्यूज़न होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो मैं जो बार बार आपको जो बताने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल समझिए। दूसरी बात है कि आप लोग अपने सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक। तो इसीलिए हम लोग आपको बिल्कुल बेसिक जो बातें हैं वहीं से एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन करता है, तो वहीं से चीज़ों को हम लोग बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में किसे उत्पादक के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से कौन प्रोड्यूसर है? ठीक, इनमें से किसको हम प्रोड्यूसर कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में? तो इकोसिस्टम में किसको हम प्रोड्यूसर मानते हैं? चिड़िया। तो भैया चिड़िया, बर्ड जो है वो बर्ड प्रोड्यूसर नहीं होती, वो कंज्यूमर होती है। स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं, तो मैमल्स क्या है? मैमल्स प्रोड्यूसर नहीं है, ये सब कंज्यूमर हैं। इसके बाद आती है घास, इसके बाद आता है टाइगर। तो भैया इनमें से हम किसको कहेंगे? तो इनमें से चिड़िया नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है। मैमल्स जो हैं ये प्रोड्यूसर नहीं है, टाइगर ये प्रोड्यूसर नहीं है। तो बची कौन? घास। तो हमारा आंसर क्या है? घास। तो घास क्या है? घास क्या होती है? तो घास बेसिकली उत्पादक होती है, ठीक। प्रोड्यूसर, इनमें से कौन प्रोड्यूसर आया माना जाएगा? तो भैया इनमें से कौन है? घास। और घास को खाने वाली कौन है? बकरी, गाय, भैंस। तो बकरी, गाय, भैंस ये कौन होगी? ये सब प्राइमरी जो है कंज्यूमर होगी। अब बकरी, गाय, भैंस इनको कौन खाएगा? इनको खाएगा टाइगर। तो टाइगर क्या हो गया? तो सेकेंडरी हो गया, ठीक। तो इस तरह की चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? पौधे,
पौधे इनमें से किसकी कैटेगरी में आते हैं? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हर्बोवायरस और आपका ये ऑल ऑफ दीज। तो भैया पौधे, मुझे नहीं लगता कि पौधों के बारे में आपको बताने की ज़रूरत है। क्या हैं पौधे, क्या हैं? तो बताइए फटाफट, पौधे कैसे होते हैं? तो पौधे भैया क्या हैं? पौधे शाकाहारी हैं। क्लियर? क्योंकि पौधे क्या करते हैं? कब शाकाहारी क्यों हैं? तो शाकाहारी इसलिए है क्योंकि भाई पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और अपना भोजन बनाने की अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया है कि पौधे, प्लांट जो हैं वो सनलाइट में अपना फूड मेकिंग का प्रोसेस चलाते हैं, अपना क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और सनलाइट में जब फूड मेकिंग प्रोसेस अपना कर रहे हैं तो सनलाइट में इनकी खाना बनाने का जो प्रोसेस है, हमने अभी 2 मिनट पहले ही उसको समझा था, उसको जाना था। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइंस की भाषा में फोटोसिंथेसिस। याद है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना खाना बना रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए पौधे क्या हुए? तो पौधे भी क्या हुए? तो पौधे भी क्या है? ये शाकाहारी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण इनमें से किसके द्वारा होता है? तो भैया पहली बात ये जान लीजिए कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, पौधे सनलाइट में अपना खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने का प्रोसेस सनलाइट है। और लेकिन उस सनलाइट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसमें क्या बनता है? तो उसमें ऑक्सीजन बनती है। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लास्ट में क्या बन रही है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किससे बनती है? तो बात यह है कि ऑक्सीजन का निर्माण इनमें से किससे होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी सनलाइट और डी पानी। तो हमने क्वेश्चन को समझिए कि प्रकाश संश्लेषण, तो वो ये नहीं कह रहा है कि सूर्य की रोशनी से इनमें से क्या बनता है। अगर क्वेश्चन की भाषा, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन का ड्राफ्ट अगर प्रकाश संश्लेषण के दौरान ना होकर सूरज की रोशनी में या सनलाइट में ऑक्सीजन का निर्माण इनमें से किस प्रोसेस में होता है, तब आंसर होता है प्रकाश संश्लेषण। लेकिन अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण इनमें से कौन करता है? तो भैया कार्बोहाइड्रेट से नहीं होता, प्रोटीन से नहीं होता, सनलाइट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सनलाइट से क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो अब बात आती है बचा क्या? तो बचा पानी। तो पानी किस चीज के लिए उत्तरदायी है? तो पानी यानी कि जल से ही, पानी से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लास्ट में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस के लास्ट प्रोसेस में या लास्ट में क्या बनता है? तो क्या बनाते हैं पौधे? लास्ट में ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन किसको मिलती है? वही ऑक्सीजन हम लोगों को, यानी कि पृथ्वी पर किसको मिलती है? मनुष्यों को। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और O2 ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, वंगारी मथाई। तो वंगारी मथाई, इस नाम को आप लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी मेमोरी में फीड कर लीजिएगा। वंगारी मथाई कौन है? तो वंगारी मथाई प्रसिद्ध हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं केन्या के पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्ता, ये एनवायरमेंटल जो एक्टिविस्ट हैं, और एक पॉलिटिकल जो है ये एक्टिविस्ट हैं। दूसरी बात ये क्या है? USA के म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं अमेरिका के। सी अर्थशास्त्री, जिन्होंने विश्व बैंक के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए काम किया है। तीसरा आपका जो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं। तो भैया आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस नाम को अपनी मेमोरी में फीड कर लीजिएगा। वंगारी मथाई कौन है? तो हमारा आंसर है ए, केन्या की एनवायरमेंटल, पर्यावरणविद, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ये केन्या की पर्यावरण के प्रति कार्य करने वाली एक महिला है, बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध महिला है वंगारी मथाई। और वहाँ की ये एक राजनीतिक तौर पर सक्रिय महिला भी हैं। क्लियर? तो केन्या की, कहाँ की हैं ये? केन्या। और केन्या कहाँ का देश है? किस कॉन्टिनेंट का? केन्या इज द नेशन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका, केन्या किसका देश है? अफ्रीका का। तो वंगारी मथाई केन्या की पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व चिपको आंदोलन से संबंधित है? यानी कि इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसने चिपको
मूवमेंट, चिपको मूवमेंट को लीड किया था, या जिसकी लीडरशिप में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था या चलाया गया था? तो देखिए इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी, कौन सा व्यक्तित्व? मेधा पाटकर, सलीम अली, सुंदरलाल बहुगुणा और एम.एस. स्वामीनाथन। तो भैया देखिए हमारा आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा, आंसर है सी, सुंदरलाल बहुगुणा। अब चिपको आंदोलन कहां पर चला? तो चिपको आंदोलन चला था कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के लोगों ने वहां पर जंगलों की, पेड़ पौधों की कटाई के विरोध में, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में पेड़ पौधों को काटा जा रहा था, तो पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए इनकी, सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के एक एक्टिविस्ट थे, एक सोशल वर्कर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, वहां पर ये इन्होंने लोगों को जागरूक किया और इनकी लीडरशिप में लोग जो थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे उसको कटने से बचाने के लिए। तो इसलिए पेड़ से चिपक गए लोग, तो इसलिए इस आंदोलन का नाम रखा गया चिपको मूवमेंट। तो चिपको आंदोलन कहां पर चला? तो उत्तराखंड में। किसकी लीडरशिप में चला? तो सुंदरलाल बहुगुणा की लीडरशिप में। क्लियर है? चलिए अगली बात। अब देखिए, अब यहां पर एक और बात आप थोड़ा सा जान लीजिए। वो बात क्या है? एक नाम आता है मेधा पाटेकर। तो मेधा पाटेकर भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और मेधा पाटेकर का भी नाम थोड़ा सा एनवायरमेंटल जो एक्टिविस्ट हैं उनकी कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि मेधा पाटेकर भारत में एक बड़े मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। और मेधा पाटेकर का नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नर्मदा, मेधा पाटेकर, तो मेधा पाटेकर जो है किस आंदोलन को लीड किया है, किस आंदोलन के लिए जानी जाती हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्लियर है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। दूसरी बात आती है सलीम अली। तो सलीम अली के बारे में भी जान लीजिए कि सलीम अली की क्या कंडीशन है, कौन थे? तो देखिए हमारा आंसर तो है बेसिकली सी इस क्वेश्चन का, लेकिन हम जो ऑप्शन है उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सलीम अली कौन थे? तो सलीम अली बेसिकली भारत के एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक, भारत के क्या हुए हैं? प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक। ठीक, पक्षी वैज्ञानिक। ठीक, और सलीम अली जो है नाम से एक जो है बर्ड सेंचुरी है कश्मीर में। तो सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता है। तो भारत के एकमात्र पक्षी वैज्ञानिक ये हुए हैं। इन्हें बर्डमैन भी कहा गया है, माना जाता था कि ये पक्षियों से उन्हीं की भाषा में भी बात करते थे। अब बात आती है एम.एस. स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? तो भैया एम.एस. स्वामीनाथन क्या है? तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक या हरित क्रांति के पिता कौन? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये क्या थे? ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा गया है? भारत में हरित क्रांति का पिता कहा गया है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। क्लियर है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। तो देखिए आज हम अपने क्वेश्चंस को, आज हम अपनी सीरीज को यहीं विराम देते हैं। इससे आगे की बात हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात हम करेंगे। दूसरी बात यह कि आप लोगों के लिए एक बड़ी, कह दीजिए कि खुशखबरी है, या आप लोगों से हम एक सजेशन चाहते हैं कि आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। पहली बात तो ये कि हमारा प्रयास आप लोगों के लिए कितना सार्थक है, हमारा एफर्ट। दूसरी बात ये है कि जो भी आपके सजेशंस हों वो ज़रूर हमें दीजिएगा। तीसरी बात ये है कि भाई हम लोग एक कोशिश आप लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, वो ये कि हम लोगों की कोशिश है कि 1-2 दिन बाद हम लोग इस सीरीज़ को लाइव सेशन में आपके साथ, आपके सामने लेकर आने की तैयारी में हैं या प्रक्रिया में हैं। तो क्या आप लाइव सेशन में इस तरह की सीरीज़ को या हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए या साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग लाइव सेशन चाहते हैं हमारी इस सीरीज़ का या नहीं चाहते हैं। तो जो भी आपका हाँ या ना, जो भी आपकी अनुशंसा हो, जो भी आपकी रिकमेंडेशन हो, तो आप लोग हमें अपने सजेशन ज़रूर दीजिए कमेंट के माध्यम से, और फिर उसी के आधार पर हम डिसीजन लेंगे कि हम अपने इस सीरीज़ को लाइव सेशन में लेकर आएँ या ना आएँ। अगर आप लाइव चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट पर ही, आपके सजेशन पर ही डिपेंड करेगा कि इस सीरीज़ को हमें लाइव लाना है या नहीं लाना। और विद इन
1 और 2 डेज हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करें, लेकिन वो सारा जो स्टार्ट होगा या लाइव सेशन हम लेकर आएंगे तो वो लोग आप लोगों के सजेशन पर, आप लोगों की रिकमेंडेशन पर, आप लोगों की सजेशन या रिकमेंडेशन के बिना ये संभव नहीं है। दूसरी बात ये है कि आज हम इसको इतना ही रखते हैं। आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए अब मैं विपिन पालीवाल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।